देश भारत में यानी एक कुर्सी के लिए अनेक नेता बैठे हैं। एक रेस लगी है, होड़ लगी है नेताओं के बीच और बराबर की तैयारी करते हुए सभी नेता इस रेस में नजर आ रहे हैं। नमस्कार जौहर, मैं हूं अर्चिका नागल, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है और तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख भी घोषित कर दी है। यानी आने वाले समय में बहुत जल्द अब चुनाव से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएगा आर्य न्यूज झारखंड। बने रहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, इस गठबंधन के द्वारा आज तमाम पत्ते खोल दिए गए हैं और अब जो है आकाश से बादलों की जो छटाएं थी वो पूरी तरह से साफ हो गई है और आकाश जो है पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। ये चुनावी आकाश में अब कौन से तारे कहां से टिमटिमाएंगे ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। झारखंड में चुनाव आहूत है, विधानसभा की चुनावें होने वाली है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा और आज 18 अक्टूबर है। आज से नामांकन भी जारी हो चुका है। पहले चरण के चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बड़ा दिलचस्प था ये जानना कि एनडीए जो गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसमें किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां से लड़ेगा, कौन से प्रत्याशी होंगे, तमाम चीजों को जानना बड़ा दिलचस्प था। इसी बीच में जो है आज भाजपा राजसू का संयुक्त प्रेस वार्ता रखा गया था। इस प्रेस वार्ता में खास तौर पे जो है झारखंड में प्रभारी के रूप में इस वक्त जो है छाए हुए हैं, पूरे लाइमलाइट में है हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने तमाम चीजों को रखा है और तमाम बातों को क्लियर किया है। साथ ही साथ इस दौरान वहां पे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, आजसू के प्रमुख जो है आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे और साथ ही साथ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार में रहे, वो भी आज शामिल थे इस प्रेस वार्ता में। और साथ ही साथ आजसू के दो बड़े नेता, एक मैं बताऊं कि आपको गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और साथ ही साथ रामचंद्र साहिब, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के, ये तमाम लोग जो हैं वो उपस्थित थे और उन्हीं के बीच में ये तमाम चीजों को रखा गया है कि किस तरह से भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये भी बात उन्होंने कही है हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो दरवाजे हैं वो खुले रखे गए हैं, कभी भी कुछ हो सकता है कि कुछ सीटों में चर्चाएं चल रही हैं, उन सीटों में कौन कितना मजबूत है उसको लेकर भी बातें होंगी, ये उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा दिलचस्प था कि आखिर किन सीटों पर आजसू की दावेदारी होगी, किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की दावेदारी होगी और किन सीटों पर लोजपा की दावेदारी होगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो गया है। 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी और 2 सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड को दिया गया है और साथ ही साथ 1 सीट जो है वो लोजपा को दिया गया है। सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि चूंकि ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है झारखंड में और इस सीट तमाड़ सीट को लेकर वापों की स्थिति जो बनी हुई थी वो क्लियर हो चुका है कि अब तमाड़ सीट जो है जनता दल यूनाइटेड के खाते में चल गई है और संभावित उम्मीदवार जो है वो राजा पीटर है, पूर्व मंत्री भी रहे गोपाल कृष्ण पात्र, जो कि इस क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। और ऐसे में ये भी बड़ा मुश्किल में था, कई विरोध देखा गया था ईचागढ़ सीट को लेकर, जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी कई जगहों में किया था, लेकिन ईचागढ़ सीट जो है आजसू के खाते में चली गई है और लगातार संघर्षरत वहां से हरेलाल महतो रहे हैं। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी ऊंट जो है किस करवट बैठती है, क्या एनडीए की सीट जो है आजसू को जो मिली हुई है ईचागढ़ से वो सीट को जीत पाती है या नहीं, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी बीच एक और सीट जो है वो काफी हॉट बनी हुई है, वो सीट है बड़कागांव। बड़कागांव में पूर्व में भी आजसू के प्रत्याशी रहे हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि इस वक्त सांसद हैं। उनके छोटे भाई जो है रोशन लाल चौधरी थे और रोशन लाल चौधरी बहुत कम मार्जिन से वहां पे उनको हार देखना पड़ा है और ऐसे में वो मजबूत प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये अंदर खाने से ये भी बात आ रही है कि भाजपा के टिकट पर रोशन लाल चौधरी उम्मीदवार होंगे, एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो है एनडीए जिस तरह से अपनी सारे पत्तों को खोल चुकी है और आने वाले दिनों में किन सीटों को लेकर और चर्चाएं हो सकती है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, ये तमाम चीजें जो पिक्चर क्लियर हो जाएगा और इसके बाद जो है चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी होंगे और एनडीए अपनी मजबूत स्थिति दिखाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इन 5 सालों के दौरान जो है एनडीए झारखंड में सरकार नहीं बना पाई थी और उन्हें हार का सामना देखना पड़ा था।
ऐसे में जो है अब एनडीए फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन एक तरह से कहें तो एनडीए और साथ ही इंडिया दोनों ही गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में सीधे तौर पे हम लोग देखेंगे कि झारखंड में चुनावी तस्वीर क्या सामने आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। आइए सीधे तौर पे चलते हैं इस प्रेस वार्ता में, जो कि भाजपा राजसू का संयुक्त प्रेस वार्ता है। इसमें क्या कुछ कहते हैं तमाम नेतागण सुनते हैं। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। चुनावी दंगल में आपके पास आर्यन झारखंड हमेशा रहेगा। देखते रहिए आर्यन झारखंड। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं झारखंड से। और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। गठबंधन के बारे में बाकी डिटेल के लिए मैं अपने साथी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी से आग्रह करूंगा। बार ये किसका है आपको ही मदद करना मंच में विराजमान सम्मानीय नेतागण, मैं बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन हमारे आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आप लोगों को बताया कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना चाहूँगा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का चर्चा चल रहा है, आगे भी कुछ चर्चा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हो वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार यही 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बता, वो आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा।
यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही इक्सा है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा, दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि चुनाव का बारे में सुदेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने बोले। अब बड़कागांव बीजेपी लड़ेगा। मैं सुदेश जी से आग्रह करता हूं कि आप रेस को संबोधित करें। सुदेश जी। धन्यवाद। आज हमारे एनडीए की संयुक्त बैठक में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, और हमारे सहयोगी सांसद गिरिटी और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सहीश जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोवेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। धन्यवाद। बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके बीच में बता ही दिया, सब कुछ आ गया, कोई विषय बचा हुआ नहीं। मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना।
क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी, और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास लेंगे, और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था उनका कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 रुपया भत्ता देंगे, एक भी लोगों को नहीं दिया। माँ बहनों के लिए भी देखे, चूल्हा खर्च उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया महीना देंगे। पूरे 5 साल गुजरा, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाई। इन 5 वर्षों में मां बहनों के साथ जितनी जो जुल्म हुई है, दुष्कर्म हुआ है, 2022 में तो भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, वीडियो के यहाँ डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और